आज के टाइम में वीरप्पन का नाम कौन नहीं जानता होगा। वीरप्पन आतंकी दुनिया का वो नाम था जिसको पकड़ने के लिए 3 राज्यों की सरकार ने सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और 100 से भी ज़्यादा पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई थी। वीरप्पन ने कई राज्यों के जंगलों से हाथी और चंदन की लकड़ियों का सफाया कर दिया। वहीं बड़े फिल्मी सितारे और राज्य नेता का अपहरण करके करोड़ों रुपए फिरौती के रूप में कमाए थे। अपराध की दुनिया में तो ये वीरप्पन नाम से मशहूर था। इसका पूरा नाम कूसे मानुसामी वीरप्पन था। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को तत्कालीन मद्रास स्टेट के गोपीनाथन गांव में हुआ था। अब ये गांव कर्नाटक के चामराजनगर जिले के अंतर्गत आता है। वीरप्पन ने बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। दरअसल वीरप्पन के चाचा उस समय हाथी दांत के तस्कर के रूप में जाने जाते थे। वीरप्पन भी अपने चाचा को ज्वाइन कर लेता है और हाथी की हत्या करके दांत का स्मगलिंग शुरू कर देता है। कई साल तक तो वीरप्पन अपने चाचा के साथ ही काम करता है, लेकिन एक समय बाद चाचा से विवाद होने के बाद चाचा से अलग होकर खुद ही हाथी दांत की स्मगलिंग शुरू कर देता है। कहा जाता है कि वीरप्पन 100-200 नहीं 2 से 3 हजार लगभग हाथियों की हत्या की थी। वीरप्पन की इन्हीं हरकतों की वजह से कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में बड़े स्तर पर हाथियों का सफाया हो गया था। हाथी दांत की तस्करी के अलावा वीरप्पन चंदन की लकड़ियों का भी तस्करी करता था और देखते ही देखते वो इलाके का नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा चंदन तस्कर बन जाता है। जब वीरप्पन अंधाधुंध हाथियों की हत्या करने लगता है तो पूरी प्लानिंग के साथ एक फॉरेस्ट अधिकारी वीरप्पन को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। पहली बार वीरप्पन की ऑन रिकॉर्ड गिरफ्तारी 17 साल की उम्र में साल 1972 में हुई थी। पुलिस वीरप्पन को गिरफ्तार तो कर लेती है, मगर लंबे समय तक वो पुलिस की पकड़ में नहीं रहता है और फिर बहुत जल्द पुलिस की पकड़ से भाग निकलता है और दुगनी ताकत से अपने काम को अंजाम देने लगता है। इतना ही नहीं, पुलिस की पकड़ से निकलने के बाद 17 साल की उम्र में वीरप्पन पहला मर्डर करता है और ये हत्या उस पुलिस वाले की थी जिसने उसे पहली बार पकड़ा था। और कुछ दावों के मुताबिक वीरप्पन ने पहली हत्या 10 साल की उम्र में की थी। पहली हत्या करने के बाद वीरप्पन उन सभी की हत्या करने लगता है जिस पर उसे पुलिस के मुखबिर होने का शक होता है। इस दौरान जो वीरप्पन को पकड़ने में पुलिस वाले की मदद करते थे उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ती थी। वीरप्पन का अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। इसी दौरान ये सब देखते हुए 1987 में चिदंबरम नाम के एक फॉरेस्ट अधिकारी वीरप्पन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। कहीं से इस बात की खबर वीरप्पन को मिल जाती है। फिर चिदंबरम वीरप्पन को पकड़ पाते उससे पहले वीरप्पन चिदंबरम को किडनैप कर लेता है। फिर कुछ दिन बाद उनकी हत्या कर देता है। ये पहली बार था जब वीरप्पन को नेशनल लेवल पर मीडिया पर जगह मिली। जब वीरप्पन का आतंक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो अब वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी सीनियर एएफएस ऑफिसर पी श्रीनिवास को दी जाती है। ऑफिसर पी श्रीनिवास वीरप्पन को पूरी प्लानिंग के साथ पकड़ लेते हैं, मगर वीरप्पन इतना शातिर था। जब श्रीनिवास वीरप्पन को पुलिस जेल लेके जा रहे होते हैं तभी वीरप्पन आसपास बैठे पुलिस वाले से कहता है कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसलिए उसे सर पर रखने के लिए तेल चाहिए। आसपास बैठे पुलिस वाले ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और वीरप्पन के कहे अनुसार वीरप्पन को सर पर रखने के लिए तेल दे देते हैं, मगर वीरप्पन बड़ी चालाकी से उस तेल को सर में न रखकर बड़ी सावधानी से अपने हाथ में मल लेता है और फिर चुपके हथकड़ी को सरका कर हाथ से निकाल देता है और फिर पुलिस वाले की पकड़ से भागने में वो कामयाब हो जाता है। वीरप्पन कितना शातिर था इस बात का पता आप लगा सकते हैं। भले ही वीरप्पन पी श्रीनिवास की पकड़ से भाग लेता है, मगर वीरप्पन इस बात से इतना गुस्सा था कि पी श्रीनिवास को खत्म करने का कसम खा लेता है और श्रीनिवास को खत्म करने के लिए प्लानिंग में लग जाता है। प्लानिंग के तहत वीरप्पन अपने छोटे भाई अर्जुनन को अपने साथ मिला लेता है और इसे कहता है कि तुम किसी तरह श्रीनिवास को यह यकीन दिला दो कि मैं सरेंडर करने वाला हूँ। वीरप्पन का छोटा भाई यही करता है और वो किसी तरह भी श्रीनिवास के संपर्क में आता है और उनसे कहता है कि वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है। पी श्रीनिवास वीरप्पन की इस चालाकी को नहीं समझ पाते हैं और इस झांसे में आके वीरप्पन को पकड़ने निकल जाते हैं और फिर जैसे ही 1991 में वीरप्पन और पी श्रीनिवास का आमना सामना होता है वैसे ही वीरप्पन श्रीनिवास को गोली मार देता है। पी श्रीनिवास को भी खत्म करके वीरप्पन को शांति नहीं मिलती है और वो क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए श्रीनिवास का सर काट कर अलग कर देता है और अपने साथियों के साथ मिलकर फुटबॉल खेलता है।
वीरप्पन की इस क्रूरता की खबर से हर कोई शॉक्ड रह जाता है। कई पुलिस वाले इसके बाद वीरप्पन को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, मगर वीरप्पन इस सब से दूर रहता है और वो लगातार हाथी दांत की स्मगलिंग और चंदन की तस्करी में लगा रहता है। अपना आतंक बढ़ाते हुए वीरप्पन अब किडनैपिंग में भी लग जाता है। वैसे तो छोटी मोटी किडनैपिंग वीरप्पन काफ़ी समय से कर रहा था, मगर 1991 में वीरप्पन कर्नाटक के ग्रेनाइट खदान के मालिक के बेटे का अपहरण कर लेता है और फिरौती के रूप में 1 करोड़ रुपए की डिमांड करता है। कई बार की बातचीत के बाद 15 लाख में वीरप्पन उस बिजनेसमैन के बेटे को आज़ाद करता है। अब तक तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार वीरप्पन से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और किसी भी हाल में वीरप्पन को ख़त्म करना चाहती थी और एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है जिसका काम था सिर्फ वीरप्पन को पकड़ना। और पी श्रीनिवास की हत्या के बाद सीनियर ऑफिसर टी हरिकृष्णा वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी लेते हैं। ये लगातार वीरप्पन पर नज़र रखने लग जाते हैं। इस बात की खबर वीरप्पन को भी लग जाती है और साजिश के तहत साल 1992 में वीरप्पन टी हरिकृष्णा की हत्या कर देता है। कुछ समय बाद वीरप्पन एक और पुलिस अधिकारी शकील अहमद और थाने में हमला करके 5 और अन्य पुलिस वालों के साथ मार देता है। एक आईपीएस की हत्या की खबर से प्रशासनिक स्तर पर खलबली मच जाती है और वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक नई योजना बनाई जाने लगती है। इस नई योजना में पुलिस वाले के बजाय बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। बीएसएफ के कई सारे जवान तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में लगा दिए जाते हैं, मगर आगे चल के बीएसएफ को स्थानीय भाषा की वजह से बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होने लगती हैं। इसी बीच वीरप्पन और उसकी टीम के सदस्य अलग अलग समय पर 20 से ज़्यादा बीएसएफ जवानों की हत्या भी कर देते हैं। आखिरकार तमिलनाडु सरकार के विरोध की वजह से बीएसएफ को जंगल से हटा दिया जाता है। इसके बाद वीरप्पन को पकड़ने का जिम्मा गोपाल कृष्ण नाम के अधिकारी अपने हाथ में लेते हैं। इस बात की भनक वीरप्पन को लग जाती है कि गोपाल कृष्ण ने उसे पकड़ने का जिम्मा लिया है। इस बात से वीरप्पन को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अगली सुबह 9 अप्रैल 1993 को कोल्हारपुर गांव के आसपास गोपाल कृष्ण की गंदी गंदी गालियों वाला पोस्टर लगवा देता है। गालियों के अलावा वीरप्पन गोपाल कृष्ण को ये चैलेंज भी देता है कि अगर दम हो तो मुझे पकड़ के दिखाओ। पोस्टर की खबर के बाद गोपाल कृष्ण वीरप्पन को पकड़ने के लिए मुखबिर द्वारा बताए गए जंगल की तरफ पूरे दल बल के साथ निकल पड़ते हैं। इस बार गोपाल कृष्ण लगभग 43 पुलिस वालों के साथ वीरप्पन को पकड़ने के लिए जा रहे थे। अभी गोपाल कृष्ण का काफिला कुछ ही दूर पहुंचा कि पल्हार पुल पर तभी गोपाल कृष्ण की जीप खराब हो गई। इस कारण गोपाल कृष्ण अपनी जीप से उतर के पुलिस बस में बैठ जाते हैं। इस बस में गोपाल कृष्ण के अलावा 15 पुलिस के मुखबिर, 4 पुलिस वाले और 2 फॉरेस्ट गार्ड सवार थे। इस बस के पीछे और एक बस थी जिसमें तमिलनाडु के इंस्पेक्टर अशोक कुमार और 6 पुलिस वाले साथ बैठे थे। वीरप्पन का नेटवर्क इतना मजबूत था कि इस बात की भनक वीरप्पन को लग जाती है कि गोपाल कृष्ण पूरे दल बल के साथ उसे पकड़ने आ रहे हैं। इसलिए वीरप्पन भी एक खतरनाक प्लान बनाकर रास्ते में बारूद बिछा देता है और गोपाल कृष्ण की और उनकी टीम की इंतजार में बैठा रहता है। जैसे वीरप्पन की नज़र गोपाल कृष्ण और उनकी टीम पर पड़ती है, वीरप्पन ब्लास्ट करने का इशारा करता है। इशारा करते ही वीरप्पन का एक साथी बिछाए गए बारूद में एक जबरदस्त विस्फोट कर देता है। विस्फोट इतना धमाकेदार होता है कि बस के परखच्चे उड़ जाते हैं और इस बस में बैठे सारे लोगों के शरीर के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। गोपाल कृष्ण समेत सभी पुलिस वाले और मुखबिर मारे जाते हैं। ये पहली बार था जब वीरप्पन ने एक साथ इतने लोगों की हत्या की थी। इस खबर से पूरे देश में सनसनी मच जाती है। एक बार फिर तमिलनाडु और केरल की सरकार मिलकर वीरप्पन को पकड़ने की योजना बनाने लग जाती है। 1992 में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। वो एक बार फिर से वीरप्पन को पकड़ने की प्लानिंग में लग जाती है। जंगल में आतंक मचाने के अलावा वीरप्पन ने शादी भी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने 1990 में मुथु लक्ष्मी नाम की महिला से शादी भी की थी। 1993 की घटना के बाद पुलिस वाले पूरे प्लानिंग से फाइनली वीरप्पन की पत्नी मुथु लक्ष्मी को गिरफ्तार करने में कामयाब रहे। मुथु लक्ष्मी पर वीरप्पन की सहायता का आरोप लगाया गया और कई धाराओं के तहत मुथु लक्ष्मी पर एफआईआर दर्ज की जाती है, मगर आगे चल के मुथु लक्ष्मी के ऊपर लगे सारे आरोप को हटाकर उसे रिहा कर दिया जाता है। इधर वीरप्पन अभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं है, मगर अपनी मर्जी के मुताबिक हाथियों की हत्या, चंदन की तस्करी और पुलिस वालों से लेकर आम लोगों की हत्या करना जारी रखता है। वीरप्पन ये सब तो जरूर कर रहा है, मगर अब उसके मन में खौफ था
यही वजह थी कि जब 1992 में वीरप्पन के घर एक बेटी का जन्म होता है तो कुछ समय तक वीरप्पन अपनी बेटी को संभाल कर रखता है, मगर रात के समय जब बेटी रोती थी तो उसके रोने की आवाज़ जंगल में काफ़ी दूर तक जाती थी। इस कारण वीरप्पन को डर सताने लगता है कि शायद बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर शायद पुलिस उस तक आ सकती है। इसलिए एक रात वीरप्पन अपनी बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। 1993 में वीरप्पन की बेटी का सड़ा गला शव कर्नाटक के एक जंगल में मिलता है। अप्रैल 1993 में पुलिस वाले और पुलिस मुखबिर समेत धमाके में 22 लोगों की हत्या करने के बाद 24 अप्रैल 1993 को वीरप्पन के गैंग वाले 6 और पुलिस वालों की हत्या कर देते हैं, जो वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। अब तमिलनाडु की सरकार खुद ही बीएसएफ और एसटीएफ की तैनाती आसपास के जंगलों में कर देती है। कई महीनों की मेहनत के बाद एक दिन एसटीएफ और बीएसएफ को वीरप्पन की गैंग की जानकारी हाथ लगती है। इसके बाद पुलिस और वीरप्पन की गैंग का इनकाउंटर होता है। इस इनकाउंटर में वीरप्पन की गैंग के 6 लोग मारे जाते हैं, जबकि पुलिस वाले 9 गैंग मेंबर को गिरफ्तार करती है। कहा जाता है कि मारे गए और गिरफ्तार किए गए लोग किसी भी तरह से पुलिस का सहयोग करने से मना कर देते हैं। कहा गया है कि मारे गए लोगों के परिवार वाले पुलिस से किसी भी तरह का मुआवजा लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि ऐसा कहने के लिए वीरप्पन उन लोगों से कहता था। इसके बदले में उनको मोटी रकम मिलती थी। 1993 के अलावा 1994 में भी वीरप्पन कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देता है। 1995 में 3 फॉरेस्ट अधिकारी को किडनैप कर लिया। 1996 में वीरप्पन और उसके गैंग के साथ कम से कम 19 पुलिस वाले मारे जाते हैं। 1996 में ही वीरप्पन का पता लगाने के लिए पुलिस वाले अर्जुनन को गिरफ्तार करते हैं। वीरप्पन का भाई कठिन तौर पे पुलिस कस्टडी में ही अपनी आत्महत्या कर लेता है। इस बात का बदला लेने के लिए वीरप्पन एक पुलिस अधिकारी और एक कांस्टेबल को मौत के घाट उतार देता है। अगले साल वीरप्पन कई पुलिस वाले और पत्रकार समेत कुछ फोटोग्राफर को भी किडनैप करता है। कुछ को मार देता है तो कुछ को पुलिस के इनकाउंटर के बाद छोड़ देता है। कुल मिलाकर वीरप्पन पैसों के लिए लोगों को किडनैप भी करता है। कई बार सरकार की ओर से अनऑफिशियल तरीके से वीरप्पन को फिरौती की रकम दी गई। वीरप्पन ने अपनी करियर की सबसे बड़ी किडनैपिंग 30 जून साल 2000 में की थी। ये किडनैपिंग कन्नड़ सिनेमा के तब के सुपरस्टार राजकुमार की थी। अब आप बस इतना समझ लीजिए, जो हैसियत अभी अमिताभ बच्चन की है वही हैसियत कन्नड़ सिनेमा में राजकुमार की थी। राजकुमार की किडनैपिंग की खबर से कर्नाटक में हड़कंप मच जाता है। लोग राजकुमार के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। बेंगलुरु समेत कई शहरों में बड़े हिंसा की खबरें आती हैं। हालात जब नियंत्रण के बाहर जाने लगते हैं तब कर्नाटक सरकार मदद के लिए तमिलनाडु सरकार से संपर्क करती है और वीरप्पन तथा कर्नाटक सरकार के बीच बातचीत के लिए एक पत्रकार को नियुक्त किया जाता है। राजकुमार को छोड़ने के बदले वीरप्पन सरकार से मांग करता है कि कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु के हित में प्राथमिकता दी जाए। कर्नाटक में तमिल को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा वीरप्पन तमिलनाडु के जेलों में बंद कुछ कैदियों की रिहाई का भी मांग करता है। दावों के मुताबिक कई राउंड के बातचीत के बाद अपहरण के 108 दिन बाद राजकुमार को छोड़ दिया जाता है। पहले तो सरकार किसी भी तरह की फिरौती देने से इनकार करती है, मगर बाद में खुलासा होता है कि राजकुमार को छोड़ने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा 20 करोड़ की फिरौती दी गई थी। इस किडनैपिंग के बाद वीरप्पन की अगली बड़ी किडनैपिंग साल 2002 में देखने को मिली। 25 अगस्त 2002 को वीरप्पन कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री एच नगप्पा को किडनैप कर लेता है। नगप्पा 1996 से 1999 तक कर्नाटक सरकार में मिनिस्टर थे। मंत्री जी को छोड़ने के लिए वीरप्पन मोटी रकम की डिमांड करता है। इस बार सरकार कोई भी रकम देने से मना कर देती है। मंत्री जी को छुड़ाने के लिए इस बार कर्नाटक पुलिस पहले तमिलनाडु पुलिस के संग काम करती है और फिर केरल पुलिस की भी मदद लेती है। पूरी प्लानिंग के बाद 3 राज्यों की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से वीरप्पन के खिलाफ एक अभियान चलाया जाता है और वीरप्पन के गैंग के साथ इनका एक इनकाउंटर भी होता है, जिसमें पुलिस वाले मंत्री जी को छुड़ाने में नाकामयाब रहते हैं। और फिर किडनैपिंग के 3 महीने बाद नगप्पा की लाश कर्नाटक के एक जंगल में मिलती है। नगप्पा की हत्या के बाद कर्नाटक सरकार द्वारा वीरप्पन पर 15 करोड़ का इनाम रख दिया जाता है। वीरप्पन का आतंक जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो तमिलनाडु की तत्कालीन सीएम जयललिता एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय करती हैं और जून 2001 में इस टास्क फोर्स का कमान वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर विजय कुमार के हाथों में दे दी जाती है। जयललिता द्वारा विजय कुमार को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है किसी भी कीमत पर वीरप्पन को जल्द से जल्द खत्म करना है। अब तक वीरप्पन को पकड़ने में 100 से ज़्यादा पुलिस वाले अपनी जान दे दिए। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सरकार के 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च हो चुके थे।
इसलिए विजय कुमार पूरी प्लानिंग के साथ वीरप्पन को पकड़ने का काम शुरू कर देते हैं। विजय कुमार पाते हैं कि वीरप्पन की सबसे बड़ी ताकत उसके खुफिया तंत्र है। दरअसल वीरप्पन आम लोगों से लेकर पुलिस विभाग में अपने लोग बैठा रखे थे। कोई भी वीरप्पन के लिए काम करने के लिए रेडी रहता था, क्योंकि बदले में मोटी रकम मिलती थी। विजय कुमार भी वीरप्पन के इस तरीके को आजमाने का फैसला करते हैं और वो कुछ पुलिस वालों का भेष बदल के वीरप्पन की गैंग में शामिल कर देते हैं। और फिर वीरप्पन की छोटी से छोटी जानकारी बेहद ही गुप्त तरीके से पुलिस वालों तक आती रहती थी। वीरप्पन अक्सर इंटरव्यू दिया करता था और अपने रिकॉर्डेड ऑडियो टेप मीडिया एथलीस्ट को भेजा करता था, क्योंकि वीरप्पन को पब्लिसिटी का बहुत ज़्यादा शौक था। विजय कुमार वीरप्पन के इन्हीं इंटरव्यू को गहराई से एनालिसिस करते हैं तो एक इंटरव्यू में पाते हैं कि वीरप्पन को हाथ में पेपर लेके पढ़ना मुश्किल होता है। इस पर जब एक्सपर्ट डॉक्टर की राय ली जाती है तब वो अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद वीरप्पन की आंखों में समस्या है। इसके बाद वीरप्पन के गैंग में शामिल पुलिस वाले वीरप्पन का भरोसा जीतने के बाद वीरप्पन को कहते हैं कि जल्द से जल्द आंखों का इलाज करवाना होगा, नहीं तो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसी तरह भरोसे में लेने के बाद वीरप्पन बाहर जाके इलाज करवाने के लिए मान लेता है, मगर पहचाने जाने के डर से वीरप्पन अपना भेष बदल लेता है। वीरप्पन को अपनी मूंछों से बहुत ज़्यादा प्यार था, मगर पहचाने जाने के डर से वो अपनी मूंछें कटवा लेता है। प्लानिंग के तहत वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ मुख्य सड़क पर आता है और पहले से खड़ी एम्बुलेंस में बैठ जाता है। यह एम्बुलेंस वीरप्पन के गैंग में शामिल पुलिस वालों ने ही वहाँ पर खड़ी की थी। वीरप्पन को इस बात की जरा से भी भनक नहीं लगती है कि जिस एम्बुलेंस में बैठ रहा है उसका ड्राइवर पुलिस वाला ही है। वीरप्पन अपने साथियों के साथ आराम से एम्बुलेंस में बैठ जाता है और एम्बुलेंस तेज गति से आगे की ओर बढ़ने लगता है। सब कुछ पहले से ही प्लान था, इसलिए जहां पर विजय कुमार अपने साथियों के साथ घात लगाकर बैठे हुए थे, वहां पर पहुंचते ही अचानक ही एम्बुलेंस का ड्राइवर एम्बुलेंस रोक देता है और वो एम्बुलेंस से कूदकर दूसरी तरफ भाग जाता है। और फिर दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई देती है, वीरप्पन पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, इससे अच्छा होगा कि तुम हथियार नीचे डालकर सरेंडर कर दो। जवाब में एम्बुलेंस के अंदर से एक गोली चलती है। गोली चलते ही बाहर मौजूद पुलिस वाले अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और ये फायरिंग 20 मिनट तक होती रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक 20 मिनट में पुलिस की ओर से 338 राउंड फायरिंग की जाती है। थोड़ी देर बाद अंदर से भी फायरिंग बंद हो जाती है और कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती है तो विजय कुमार जाके देखते हैं कि वीरप्पन और उसके साथी मरे हुए हैं। इसके बाद पुष्टि के लिए वीरप्पन और उसके साथियों की लाश को हॉस्पिटल भेजा जाता है और हॉस्पिटल में इनको मृत घोषित कर दिया जाता है।